हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पे। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन को पढ़ लिया था पूरा डिटेल से। इसके एमसीक्यूज़ बचे हुए थे जो कि लगभग 60 एमसीक्यूज़ हैं। तो आइए आज हम लोग आज की क्लास में एमसीक्यूज़ करेंगे और उसके आगे देखेंगे जो टॉपिक होगा उसको भी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के टॉपिक को। तो ये पहला प्रश्न है हमारा। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग पहली बार यूट्यूब चैनल पर आए हैं हमारे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल। जब आप सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा और वहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, क्योंकि ये 1940 से लेके 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कांग्रेस कमेटी के जो है कि अध्यक्ष बने हुए थे। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे और कौन कौन सदस्य थे मुख्य रूप से। तो वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, जीबी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद और अरुणा आसफ अली, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी, ये लोग सभी रूप से थे। और भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव को भी पारित किया गया था यहाँ पर। और साथ ही साथ इसकी जो अध्यक्षता थी वो कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ने ही की थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पर पारित किया गया? तो वर्धा कहाँ पे? मुंबई यानी महाराष्ट्र में है ये। यहाँ पर आप देखेंगे कि 14 जुलाई 1942 की कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई। यहीं पर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव को पारित भी किया गया। अगला प्रश्न 3 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवेल जो है कि भारत का प्रधान सेनापति था, जो आगे चल के वायसराय भी बनता है यहाँ पर। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल थे, जो कि बाद में वर्ष 1943 तक से 47 तक भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो देखिए यहाँ पे 2 डेट होती हैं। 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव जो है कि पास हुआ था। क्या हुआ था? प्रस्ताव पास हुआ था। लेकिन इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को की गई थी। तो इन दोनों डेट को आप कंफर्म रखिएगा यहाँ पर। अगर आप देखेंगे कि 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो की पुष्टि की गई। और थोड़े बहुत संशोधन करने के बाद 8 अगस्त 1942 को इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। हालांकि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया। तो शुरू होने में और प्रस्ताव को पास होने में अंतर होता है, तो ये आपको समझना है यहाँ पर। और आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन 0 आवर चलाया ब्रिटिश सरकार ने, जिसके तहत गांधी जी और प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को जो है कि गिरफ्तार कर लिया गया। और गांधी जी को कहाँ पर रखा गया है? तो गांधी जी को सरोजनी नायडू और भी अन्य लोगों के साथ पूना के आगा खान पैलेस में रखा गया। और 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक जो प्रभाव था वो बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और मद्रास में था। लेकिन समूचे भारत से इसकी हिस्सेदारी देखने को मिली इसमें। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकृत किया गया, यानी ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया। ये त्यागपत्र तो 1939 में दिया था। क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेट्स वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। ये बात तो सही है, लेकिन ये 1942 जो क्रिप्स मिशन था उसके लिए सही थी। और आपसे पूछा जा रहा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया और 9 अगस्त 1942 से ये आंदोलन शुरू हो गया। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में हुआ? तो ये ग्वालियर टैंक मैदान था, वहाँ पर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत की स्वतंत्रता। अगर असहयोग आंदोलन देखोगे आप तो यह 1920 है, भारत की स्वतंत्रता 1947, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, नमक सत्याग्रह 1930। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये बम्बई से शुरू किया गया था। कहाँ से? बम्बई से। और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो बम्बई से प्रारंभ किया था, ग्वालियर टैंक से। 10 नंबर है, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित किया गया था और वहीं जो है कि 9 अगस्त 1942 से ये आंदोलन शुरू कर दिया गया था।
अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, कब से प्रारंभ किया गया? तो अगस्त 1942 में प्रारंभ किया गया था, यानी 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ और जबकि 8 अगस्त को इसका प्रस्ताव पारित कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो अगस्त 1942 ये तो हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट है 12 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने कौन से बयान दिए थे? सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा था? तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। उन्होंने कहा था नौकरी न छोड़ें लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा को दिखाएं। सैनिकों को अपने पद छोड़ने के लिए कहा था? बिल्कुल नहीं। सैनिकों से कहा था कि ये अपने भारतीय लोगों पर गोली न चलाएं। राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए कहा था। यह बात सही है, तो तीसरा यहाँ पे सही है, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा हुआ है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है और ये महात्मा गांधी जी के स्टेटमेंट थे। किसके थे? महात्मा गांधी जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। तो अगला स्टेटमेंट यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम लोग कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संशोधनों के बाद पास कर दिया गया और इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ में मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम मैं कुछ भी नहीं चाहूँगा। और गांधी जी ने एक मंत्र दिया था पूरे देशवासियों को कि करो या तो मरो, अर्थात कि इस मंत्र का असर हुआ कि हम भारत को या तो आज़ाद कर लेंगे या फिर आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था 1942 में। यह भी दिया हुआ है कि करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके संबंधित है? तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो ये आपका एक बार आप व्याख्या पढ़ लीजिए, उसके बाद लगातार एक ही जैसे प्रश्नों को रिपीट किया जा रहा है। गांधी जी का करो या मरो का आह्वान या नारा था तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान था। किस दौरान था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान था। अगला प्रश्न है 80, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 में आता है ये तो, साइमन कमीशन 1928 में रिपोर्ट होती है, बेबल योजना 1945 और क्रिप्स प्रस्ताव 1942। तो इसी के समय ये शुरू हुआ था, यानी कि क्रिप्स प्रस्ताव के असफल होने के बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न 19, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक टिप्पणी सत्य नहीं है? यह आंदोलन अहिंसक था, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया, यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया। IAS 2011 का प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट कुछ डाउटफुल होते हैं, इसीलिए इसकी हम सीधे व्याख्या पढ़ेंगे। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन निश्चय ही अहिंसात्मक नहीं था और सरकारी आंकलन के अनुसार कि पहले हफ्ते में ही 250 रेलवे स्टेशन या तो नष्ट कर दिए गए या क्षतिग्रस्त हुए और 500 से ज़्यादा डाकघर और 150 थानों पर हमले हुए। सत्ता पक्ष से तो दमन के लिए भारी हिंसा हुई थी। महात्मा गांधी ने स्वयं 1942 में जनता द्वारा की गई हिंसा की निंदा करने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि यह सत्ता की बड़ी हिंसा का जवाब था। आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक प्रकार से स्वतः स्फूर्त हो गया था और अतः विकल्प ए और बी दोनों ही सही हैं। हालांकि यूपीएससी के द्वारा विकल्प बी को सही प्रदर्शित किया गया। तो सही विकल्प जो था बी वाला क्या था कि उसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया है, तो यह यूपीएससी ने सही माना है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मुख्य रूप से महात्मा गांधी जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि कांग्रेस द्वारा 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया। हालांकि आंदोलन के प्रारंभ के पूर्व ही गांधी जी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत और यह फिर देश भर में स्वतः स्फूर्त के रूप में प्रसारित हुआ। फिर भी इस आंदोलन को आरंभ करने की प्रेरणा गांधी जी ने ही दी थी और इसलिए उपयुक्त विकल्पों में से गांधी जी का आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न 21, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी द्वारा प्रदान किया गया था। कांग्रेस का एक असंवैधानिक संस्था घोषित की गई थी। यह एक अहिंसक आंदोलन था। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो आप यहाँ पे भी स्टार है तो समझ लेते हैं इसको कि 8 अगस्त 1942 को रात में ही अधिकांश नेताओं की गिरफ्तारी के कारण भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। हालांकि गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण भी वे इसका नेतृत्व नहीं कर पाए थे। साथ ही इस आंदोलन में व्यापक हिंसा भी हुई
थी, तो यह आंदोलन अहिंसक भी नहीं था। आंदोलन की घोषणा के बाद ही कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था भी घोषित कर दिया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ए और सी दोनों है। हालांकि जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने इस उत्तर यानी आंसर की में प्रश्न का सही उत्तर विकल्प यानी बी माना है। तो बी क्या हो जाएगा कि कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित कर दी गई थी, यह स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ऐसा यूपी पीसीएस ने माना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इन तीनों ने ही जो है कि समर्थन नहीं किया था, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो सी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने जो है कि इसके लिए इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, लेकिन समर्थन की बात थी तो सरदार पटेल जी ने इसका समर्थन किया था। यहाँ पे पढ़ेंगे कि 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन भी किया था। अगला प्रश्न है 24, 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया? तो प्रस्तावित किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, जबकि पटेल जी ने क्या किया? उसका समर्थन किया था। अगला प्रश्न है 25, भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो आलेख बनाया गया था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। महात्मा गांधी ने इसमें नेहरू जी और आज़ाद यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का भी सहयोग लिया था, लेकिन मुख्य रूप से इसको नेहरू जी ने ही तैयार किया। यहाँ पर आप देखिएगा कि एक तो भारत छोड़ो आंदोलन था और इसी समय एक भारत छोड़ो नाम से एक नारा भी दिया गया था, ये यूसुफ मेहर अली जी ने दिया था। तथा करो या मरो का नारा जो है कि यूसुफ मेहर अली ने दिया था शुरू में, लेकिन बाद में उसको महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रयोग किया गया। और अगला है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। लिखा हुआ है यहाँ पे कि कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। हालांकि वो 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे और तब से लेकर 1941 से 45 तक लगातार 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई भी वार्षिक अधिवेशन नहीं हो पाया और इस कारण इन 6 वर्षों में अबुल कलाम आज़ाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे और इन्हीं के समय जो कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया वो भी इन्हीं की अध्यक्षता में किया गया। अगला प्रश्न 28 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा व्यक्ति? तो अबुल कलाम आज़ाद जी। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद जी थे यहाँ पर। अगले प्रश्न को देखते हैं 29, भारत छोड़ो आंदोलन फल था किसका था? क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों को नैराश्य की, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, या AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ये भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ वो किसके लिए हुआ? तो आप यहाँ पे देखोगे 1, 2, 4, तीसरा नहीं, क्योंकि गांधी जी ने कभी भी देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने की बात नहीं की थी। बाकी 1, 2, 4 तीनों ही यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ पर अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो ऊषा मेहता ने किया था। इन्होंने भूमिगत रूप से यानी कि गुप्त रूप से ये करती थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था जिसे मद्रास तक सुना जाता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। ऊषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य भी थीं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में ऊषा मेहता की ख्याति क्या थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त रेडियो जो चलाती थी, गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए। तो यह बात बिल्कुल सही है, तो ए स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं 32, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता है? तो राम मनोहर लोहिया जी। कौन करता है? राम मनोहर लोहिया जी। अगला प्रश्न 33, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था। किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा यह गठन किया गया था। पढ़ते हैं इसको जरा हम। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया। आज़ाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए किया गया था ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया थे और श्यामनंदन सिंह, वैद्यनाथ झा और कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे।
अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे यहाँ पर। अगला प्रश्न है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका नाम था लुई फिशर। क्या था? लुई फिशर। तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर, जो कि महात्मा गांधी के जीवनीकार थे, यह मुख्य रूप से उनके साथ रहा करते थे। अगला प्रश्न 36, महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था। क्या था? वो एक अमेरिकी पत्रकार था, वो अमेरिका के थे। महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर का संबंध किस आंदोलन से था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार था? लुई फिशर ही मुख्य रूप से इनके जीवनीकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार, बंगाल, गुजरात, संयुक्त प्रांत। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि बिहार रहेगा और संयुक्त प्रांत रहेगा। हालांकि रहेगा तो बंगाल भी, लेकिन यहाँ पे 1, 3, 4 मतलब 1, 2, 4 का कोई ऑप्शन नहीं, केवल 2 कूट दे रहा है, तो आपको डी ऑप्शन मान लेना है। अदरवाइज वो बंगाल भी यहाँ पे शामिल रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम बात करें 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी में सबसे अधिक व्यापक रहे, जहाँ पे विद्रोह जैसा माहौल बन गया। जैसे यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, और बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण, ये सारे महत्वपूर्ण केंद्र हो चुके थे यहाँ पे अब तक। और अगला प्रश्न है यहाँ पर 40 नंबर पे, लॉर्ड लिनिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। बिल्कुल, इन्होंने चर्चिल को एक पत्र में भी ये लिख के भेजा था कि काफ़ी खतरनाक विद्रोह के रूप में हो चुका है। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। यह बात भी यहाँ पर सही है और इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, कि आर और ए दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला यहाँ पर पढ़ते हैं इसको। 1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफ़ी व्यापक हो गया था। किसानों की अंशकालिक जत्थे दिन में तो खेती करते थे और रात में तोड़फोड़ की कार्रवाइयों में भाग भी लेते थे। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि वह कई अर्थों में 1857 की क्रांति का स्मरण कराती थी। इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को भेजे गए एक तार यानी कि पत्र में तत्कालीन वायसराय लिनिथगो द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा। अगला प्रश्न है 41, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। कहाँ भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। कहाँ पर? बांकीपुर जेल में। 42 प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ पे बंदी बनाया गया था? तो बम्बई में बनाया गया था, पूना के आगा खां महल में बनाया गया था। तो देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद 9 अगस्त 1942 को बम्बई में गांधी जी और अन्य प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बनाया। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में नज़रबंद कर दिया गया था यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पे 43, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो आगा खां पैलेस में कैद कर लिया गया था इनको। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जो जिला था वो मुंगेर सबसे अधिक प्रभावित जिला था। ये बीपीएससी स्पेशल प्रश्न है यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो जब वो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होते हैं 1942 में, तब इनको एक राष्ट्रीय नेता के रूप में जाना गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। वस्तुतः आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 के दिन ही सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए और जो कांग्रेसी गिरफ्तार नहीं हो सके उन्हें गुप्त रूप से असंगठित जनता का नेतृत्व प्राप्त हुआ, जिसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली के नाम प्रमुख माने जाते हैं। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो क्या कहता है अगला प्रश्न 46, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया? जेबी कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण। तो आप देखेंगे डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। इसमें खासकर जो है कि आपकी उषा गुप्ता का भी बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जयप्रकाश नारायण दिया हुआ है, तो हम लोग इसको ही आंसर मानेंगे। अगला प्रश्न 47, भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लोगों के मन में अब डर निकल चुका था कि या तो हम जीवित रहेंगे या तो फिर हम भारत को आज़ाद करा के ही चैन लेंगे। तो ये वाली बात थी। अगला प्रश्न है 48,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि आरएसएस के नाम से जाना जाता है, इसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से खुद को पृथक रखा। तो बिल्कुल सही बात है। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। तो क्या यह विचार सही है कि नहीं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 48 का सी हो रहा है कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आरएसएस ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा और 1940 से लेकर विदेशी सत्ता 1947 समाप्त होने तक भी किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं रही। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। तो आप देखेंगे आर तो सही है, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि पहले में हिंदू महासभा, आरएसएस, मुस्लिम लीग और पंजाब की जो पार्टी थी यूनियनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये 3-4 जो संगठन थे मुख्य रूप से इस आंदोलन से अलग रहे थे। तो इसका आपका हो जाएगा ए। हाँ, यहाँ पर ए में देखिए ढंग से पढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान ये कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे से नज़दीक आ गए थे। ये बात सही है कि अंग्रेज और मुसलमान एक दूसरे से नज़दीक आ गए थे। तो यह बात बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 50। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा असफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो यहाँ पर हो जाएगा सी, भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि अरुणा असफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है उन्हें। अरुणा असफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रह के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व भी किया यहाँ पर। और अगला प्रश्न है हमारा 51। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा असफ अली जुड़ी हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी थी जो कि 1942 में हुआ। सविनय अवज्ञा की बात करेंगे तो 1930 में हुआ। असहयोग की बात करेंगे तो 1920 में हुआ है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेंगे तो ये 1940 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न 52। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा असफ अली जुड़ी हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न, नीचे कुछ सूची दी गई हुई भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित तो समानांतर सरकारों की स्थापना की गई है और इसके बारे में जो है कि कुछ सूची दी हुई है कूट, तो इसका हमें मिलान करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मुख्य रूप से बलिया में जो है कि चित्तू पांडे कौन थे? बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में सरकार बनती है। और दूसरा सतारा में जो है कि सरकार बनती है वाई बी चव्हाण के नेतृत्व में। इसी के साथ साथ तामलुक सरकार भी एक बनती है मिदनापुर यानी कि पश्चिम बंगाल। तो 1 और 2 यहाँ पर सही हो जाएंगे जहाँ पे समानांतर सरकार का गठन किया गया था। आप यहाँ पर देखेंगे कि बलिया में अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, तामलुक यानी मिदनापुर बंगाल में 1942 से 1944 तक सरकार चली जिसे हम जातीय सरकार कहते हैं। तीसरा सतारा यानी महाराष्ट्र में 1943 से 1946 तक जो कि सबसे लंबे समय तक सरकार चली और यहाँ पे वाई बी चौहान और नाना पाटिल ये लोग प्रमुख रूप से थे। हालांकि ओडिशा के तलचर में भी कुछ समय के लिए एक समानांतर सरकार रही थी। अगला प्रश्न है 54। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो जातीय सरकार की स्थापना 1942 में हुई थी और ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2017 का प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? तो केवल 42 में हुई थी, 1942 में मतलब बलिया में हुई थी। और यह किसके नेतृत्व में हुई थी? तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कलकत्ता बरुआ नामक कन्या से ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने का प्रयास में गोली खाई और यह घटना किस स्थान पर स्थित है? तो यह गोहपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोहपुर में। अगला प्रश्न है 58। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा था। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। तो यह दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं, इसीलिए जो है कि फिर धीरे धीरे यहाँ पे सत्ता हस्तांतरण की बात शुरू हो गई थी। तो हम इसको देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? ब्रिटिश सरकार तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना करना,
केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त सभी सदस्य भारतीय नेता हों, या फिर आगे देखते हैं क्या कहते हैं ये कि केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाएं और संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथाशीघ्र आयोजित किया जाए, या संवैधानिक गतिरोध का हल। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो सी राजगोपालाचारी फार्मूला था ये मुख्य रूप से 1944 यानी 1944 में लाया गया, और ये जो गतिरोध था एक तरफ तो कांग्रेस के मध्य था और दूसरा मुस्लिम लीग, तो इन दोनों के मध्य में जो संवैधानिक गतिरोध था इसको दूर करने के लिए लाया गया था। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने वर्ष 1944 में दी वे आउट नामक एक अपना प्रपत्र जारी किया, जिसका कांग्रेस की ओर से विरोध किया गया। गांधी ने जिन्ना से अपनी बातचीत में इस प्रस्ताव की चर्चा की थी, जिसे जिन्ना ने भी अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? जेल में गांधी का आमरण अनशन, जयप्रकाश नारायण की गतिविधि, गोल में सम्मेलन में गांधी की सहभागिता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए हो जाएगा कि जेल में गांधी जी का आमरण अनशन किया जाना ऑपरेशन रूबिकॉन के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि आगा खां पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी। चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बम्बई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी। तो ये जो है कि कूट यहाँ पर था, यानी कि कोड वर्ड था, जिससे आंदोलन को एक नई दिशा मिलेगी। तो अब हमारा इसी में अगला टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, यानी अभी हमने जो पढ़ा वो भारतीय छोड़ो आंदोलन जो था उसके MCQs थे जो बचे हुए थे, और अब हम इसमें अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो हमारा सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। तो यहाँ हम पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ, और वर्तमान में 23 जनवरी को अब भारत सरकार के द्वारा पराक्रम दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। किस दिवस में? पराक्रम दिवस। और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा इसे देश नायक, क्या कहा जाता है? देश नायक दिवस में भी सेलिब्रेट किया जाता है। इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएट हुए थे, और 1920 में वह भारतीय नागरिक सेवा यानी ICS में उत्तीर्ण भी हुए। बाद में इन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया, और 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। 1938 में जब बने थे तो ये हरिपुरा के बने थे अर्थात कि गुजरात, और 1939 में जब बने थे तो ये त्रिपुरी के बने थे अर्थात कि MP जबलपुर में। ओके, और 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से जब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया तब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में ही, और यहीं से वो 1941 में जर्मनी चले गए। उन्होंने वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। प्रायः उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त भी कहा था, और सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंच गए थे। 6 महीने बाद जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे और भाषण देते थे। 1941 के अंत तक जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने निर्वासित आज़ाद सिंह सरकार को मान्यता दे दी और सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी की लड़ाई हेतु सेना गठित करने की सहमति प्रदान कर दी। वर्ष 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के जनरल इरविन रोमेल से उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का एक दल गठित किया। इसे ही द फ्री इंडियन लीजन कहा जाता है। तो ये कहाँ से युद्धबंदी आए थे? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना वैसे मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना में अफसर थे। कौन? कैप्टन मोहन सिंह। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए थे, और जापानियों ने जब भारतीय सैनिकों को मोहन सिंह को सुपुर्द कर दिया तो वे उन लोगों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। दिसंबर 1941 में उत्तरी मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब रेजिमेंट की एक टुकड़ी जापानी सेना से पराजित, और इस टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल LV फिट्ज पैट्रिक थे जापान की युद्धबंदी हुए, किंतु बैंकॉक निवासी भारतीय सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह की जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह और अन्य भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी के बजाय जापान के मित्र का दर्जा दिया गया। जापान के जो मेजर थे फूजीवारा एवं ज्ञानी प्रीतम सिंह ने ही कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA के नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया, और दिसंबर 1941 के अंत में
कैप्टन मोहन सिंह ने इसके लिए सहमत हो गए और फरवरी या मार्च 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में आईएनए का गठन हुआ। तो कब हुआ आईएनए का गठन इंडियन नेशनल आर्मी का? तो ये हुआ 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था। स्पष्ट है कि आईएनए का विचार सूत्र जो है कि ज्ञानी प्रीतम सिंह और फूजीवारा ने दिया, जबकि कैप्टन मोहन सिंह ने उसे प्रथम नेतृत्व प्रदान करने का साहसिक कार्य किया। और आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन सितंबर 1942 को हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार अर्थात आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है कि 1943 में हुआ, जबकि जो इंडियन नेशनल आर्मी थी वो 1942 में गठित हुई और फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया। किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। ब्रिटिश मलय में शामिल होते थे कौन से? 3 भाग। पहला होता था फेडरेटेड मलय, अनफेडरेटेड मलय और स्टेट सेटलमेंट। तृतीय यानी स्टेट सेटलमेंट के अंतर्गत भी 4 अलग अलग क्षेत्र हुआ करते थे जो जोड़ा करते थे किसको? मलक्का, डिंडिंग, पेनांग और सिंगापुर। फिर फाइनली 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बना और 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव द्वारा मलेशिया संघ से अलग कर दिया गया। इसी दिन से स्वतंत्र देश बन गया यह। और स्पष्ट है कि जब सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ तब वह मलय का हिस्सा था। सिंगापुर जो कि तत्कालीन मलय था में अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना ही शेष है। आज़ादी को आज हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया और यह आज़ाद हिंद फौज में नमस्कार का ढंग था तथा आज हम यह सारे देश का नारा हो गया है। और आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया जाता है आज़ाद हिंद फौज का दिवस, जबकि 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 के मध्य आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इनमें 3 अभियुक्त मुख्य रूप से थे, प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो और शाहनवाज को फांसी की सजा दी गई थी तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। और इसके बचाव में कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील के रूप में थे, लेकिन नेतृत्वकर्ता भूला भाई देसाई थे। सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई। अंत में विवश होकर वायसराय लॉर्ड बेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड की सजा को माफ़ कर दिया। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया। और आगे हम देखते हैं बहुमत प्राप्त किया। और अब हमारे MCQs यहाँ पर शुरू होते हैं। तो आइए अब हम इसके कुछ MCQs भी कर लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह कौन था? तो कटक था। और कहाँ पे है कटक? आज वर्तमान में उड़ीसा में है। तो नेताजी का जो जन्म हुआ था वो 23 जनवरी 1897 को, और इसी दिन आज वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा देश नायक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। उड़ीसा कटक में हुआ था और इन्होंने 1919 में कलकत्ता से ग्रेजुएट हुए, 1920 में भारतीय नागरिक सेवा में उत्तीर्ण हुए, 1938 में हरिपुरा, 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस की अध्यक्षता जब त्यागपत्र दिया 1939 में, तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और 1941 में जर्मनी चले गए। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली, प्रायः उन्हें नेताजी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न सेकंड, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1939 में। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी इन्होंने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो यह सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। किसने की थी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस जी ने।
आईएनए मानसिक पुत्र था, किसका मानसिक पुत्र था, यानी कि किसके दिमाग की उपज थी? तो ये मुख्य रूप से ज्ञानी प्रीतम सिंह और फूजीवारा के दिमाग की उपज थी। ज्ञानी, और चौथा ऑप्शन दिया है यहाँ पे फूजीवारा, तो यहाँ पर आप देखेंगे डी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 4। तो फूजीवारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह इनके दिमाग की यह उपज थी। तो आइए क्वेश्चन पर आते हैं कि आईएनए के दिमाग किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की। तो आप देखोगे कि यह मुख्य रूप से देखा जाए तो दिमाग की उपज की अगर हम बात करें तो ये हो जाएंगे ज्ञानी प्रीतम सिंह, लेकिन अगर स्थापना की बात करें, गठन की, तो ये मोहन सिंह ने की थी। और यह कब की गई थी? तो 1942 में की गई थी। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो ये मोहन सिंह ने सुझाया। और आगे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फूजीवारा का नाम विकल्पों में नहीं है, इसलिए अभिष्ट विकल्प आपका मोहन सिंह ही लिया जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो 1942 में की गई थी आईएनए की स्थापना। तो पढ़ लेते हैं हम लोग। व्यवहारिक रूप से एक सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मार्च-अप्रैल 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया है, और किंतु इसके गठन की औपचारिक घोषणा 10 सितंबर 1942 में की गई थी। मलय क्षेत्र में भारतीयों द्वारा अपना राजनीतिक संगठन ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता के लिए रास बिहारी बोस को आमंत्रित किया गया था। जून 1942 में संपन्न बैंकॉक सम्मेलन में एक काउंसिल ऑफ एक्शन एवं प्रतिनिधित्व समिति के गठन का प्रस्ताव भी किया गया था, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय और अधीक्षण का दायित्व सौंपा गया था। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। तो आगे चलते हैं हम लोग। 9 नंबर प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो मोहन सिंह आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे। हालांकि आज़ाद हिंद फौज की जो पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को हुआ था, और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति थे। अगले प्रश्न पे आने से पहले एक सूचना आपको देनी है कि चैनल के माध्यम से ही जो मैम हैं उनके द्वारा जो है कि आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस लगातार लाई जा रही है। 10 से 12 क्लासेस हो चुकी है, मैराथन भी आ चुकी है, और साथ ही साथ मध्यकालीन भारत के इतिहास की भी 2 से 3 क्लासेस आ चुकी हैं, वो भी 10-12 क्लास में ख़त्म हो जाएगी। और मॉडर्न हिस्ट्री तो मैं ख़त्म कर ही रहा हूँ, तो इस तरीके से आपकी इतिहास की भी घटना चक्र पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। तो आज़ाद हिंद फौज या आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 में की गई थी, और यह सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी, और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार यानी आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। तो आगे देख लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को की थी। अगला प्रश्न है, 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी कहाँ पे? तत्कालीन मलय में। हालांकि सिंगापुर है, लेकिन जब ऑप्शन में तत्कालीन मलय दिया हुआ है तो हम उसी को मानेंगे। ओके। और अगला प्रश्न, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो रास बिहारी बोस ने, न कि रास बिहारी घोष। अगर रास बिहारी घोष अगर नाम आ जाए तो समझिएगा 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे, लेकिन यहाँ पे बोस को फोकस करना है। सुभाष चंद्र बोस जून 1943 में टोक्यो पहुंचे यानी जापान, और उसके तुरंत बाद रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता पद से त्यागपत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। और अगले प्रश्न को देखें, 14, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो प्रधान कार्यालय रंगून में स्थित था। कहाँ पर? रंगून में। और अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित कर दिया था। अगला प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए से जुड़े हुए नहीं थे? तो रशीद अली, शाहनवाज, पीके सागर या बीसी दत्त। तो बीसी दत्त यहाँ पर इससे संबंधित नहीं थे, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों एवं सैनिकों को जब गिरफ्तार किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा नवंबर 1945 में, और उन पर मुकदमा चलाया गया दिल्ली के लाल किले में रख के, तो इसमें प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, शाहनवाज को तो फांसी की सज़ा हुई, वहीं राशिद या रशीद अली को 7 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई, जबकि बीसी दत्त का इस संबंध से कोई मामला संबंधित नहीं था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो यह सबसे प्रसिद्ध नारा हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का है। अगला प्रश्न है 17, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी वो जुड़े रहे? तो ये हो जाएंगे शीलभद्र याजी।
क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? सीलभद्र याजी। सीलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे वो जो है कि। और अगले प्रश्न को अगर हम देखें यहाँ पे 18 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाई गई थी। आप यहाँ पर देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुँचे। 6 माह बाद जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहाँ से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे, भाषण देते थे और 1941 के अंत तक जर्मन जो तानाशाह थे हिटलर ने निर्वासित आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी और सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी की लड़ाई हेतु सेना गठित करने की सहमति भी प्रदान की। और इसके बाद 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के जनरल इरविन रोमेल के साथ उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया और इसे ही क्या कहा गया? द फ्री इंडियन लीजन कहा गया। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया और लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडर थी। हालांकि आज़ाद हिंद फौज की जो अन्य ब्रिगेड थी, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड, यह भी थी। इंपॉर्टेंट रहेगा ये याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक नेता सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा? तो देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा और जबकि महात्मा गांधी ने देशभक्तों का देशभक्त कहा। क्या कहा? देखिए यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया और जबकि महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त भी कहा था। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जय हिंद किसका नारा था? तो ये जय हिंद सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था, इन्होंने ही यह नारा दिया था। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो 12 नवंबर 1945 को यह मनाया गया था, 12 नवंबर 1945 को। और उसके बाद आज़ाद हिंद फौज के सैनिक को 7 वर्ष के कारावास की सज़ा दी गई थी, तो राशिद अली को दी गई थी, जबकि शाहनवाज प्रेम सिंह सहगल और जो गुरबख्श ढिल्लों थे, गुरबख्श सिंह, इनको जो है कि फांसी की सज़ा दी गई थी। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसको। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्त प्रेम सिंह सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और शाहनवाज को तो फांसी की सजा हुई, जबकि राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में, यानी ये लीडर थे यहाँ पर, के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख रूप से वकील थे। और सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई। अंत में विवश होकर वायसराय लॉर्ड वेवल ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए इनकी मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? तो गुरबख्श सिंह थे, प्रेम सहगल थे, शाहनवाज थे, लेकिन मोहन सिंह यहाँ पर शामिल नहीं थे। मोहन सिंह यहाँ पर शामिल नहीं थे। और यहाँ पर पढ़ते हम लोग फिर से कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी मोहन सिंह ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था। हालांकि आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों और अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमे चलाए, जिसमें एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख, जैसे पीके सहगल हिंदू, शाहनवाज मुस्लिम थे, गुरबख्श सिंह ढिल्लों ये जो है कि आपके सिख थे, इनको एक साथ अभियुक्त बनाया। और बचाव पक्ष की ओर से भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू और जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 25 वर्ष के बाद बैरिस्टर का अपना लबादा पहना था, एक देशव्यापी विरोध में मुस्लिम लीग भी सम्मिलित हो गई थी। तो इसमें मुस्लिम लीग भी सम्मिलित हो गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की, यानी उन वकीलों का भी लीडर किया? तो ये भूलाभाई देसाई। हालांकि ये चारों ही लोग शामिल थे, लेकिन भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में ही ये सारे वकील थे। अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो आप देखोगे यहाँ पे कि टीबी सप्रू यानी तेज बहादुर सप्रू जी इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न है 27, वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, कैलाशनाथ काटजू भी थे, भूलाभाई देसाई भी थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से
कौन प्रसिद्ध आईएनए मुकदमे के वकील थे? सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी, अरुणा अशरफ अली और भूलाभाई देसाई। तो देखेंगे कि वैसे तो यहाँ पे सी ऑप्शन भी हो जाएगा और डी ऑप्शन तो है ही है, तो यहाँ पे दोनों ही लोग यहाँ पर शामिल थे। अगला प्रश्न है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन कौन थे? भोलाभाई देसाई इसमें शामिल हुए थे मुख्य रूप से, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और तो अगला 30 नंबर प्रश्न, दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया कब? तो वर्ष 1945 में अभियोग चलाया गया था। अगला प्रश्न, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था कहाँ पे? तो लाल किला दिल्ली में, ग्वालियर फोर्ट में, आमेर फोर्ट जयपुर या आगरा फोर्ट। तो ए ऑप्शन हो जाएगा लाल किला दिल्ली में। अगला प्रश्न यहाँ पे, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खां, प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं किस लिए? तो आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में इन्हें याद किया जाता है। अगला प्रश्न 33, वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थीं। बैबल योजना भी थी, शिमला सम्मेलन, नौसेना विद्रोह, आज़ाद हिंद फौज मुकदमा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा है मुख्य। तो देखिए, नौसेना जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था मुख्य रूप से 1946, तो ये से तो हम काट देंगे, ठीक है। तो सही क्या हो जाएगा आपका 1, 2, 4, क्योंकि जो बैबल योजना थी ये थी 1944 में, शिमला समझौता था 1945 में और आज़ाद हिंद फौज मुकदमा था 1945 में। तो ये तीनों ही घटनाएं थी, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। क्या है हमारा अगला प्रश्न दोस्तों? देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बैबल योजना थी 14 जून 1945, शिमला समझौता जो है 25 जून 14 से 14 जुलाई 1945 और 18 से 13 फरवरी 1946 ये था आज़ाद हिंद फौज मुकदमा नवंबर 1945, इसलिए इसको हटा दिया गया। और मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन बैबल योजना 1944 बताई थी, ये गलत था क्योंकि ये जो है कि राजगोपालाचारी फार्मूला था, सी राजगोपालाचारी फार्मूला, जबकि बैबल योजना तो 1945 में आती है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो इन्होंने CR दास को, चित्तरंजन दास को जो है कि अपना राजनीतिक गुरु माना था। सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो देशबंधु चित्तरंजन दास थे। और अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे यहाँ पर। और अब हमारा अगला चैप्टर शुरू हो रहा है, कैबिनेट मिशन योजना 1946। जल्दी ही हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे, 2 से 3 क्लासेज और लगेंगे दोस्तों, तो आप परेशान मत होइए, बिल्कुल इसको समय से पहले ही आपके ख़त्म कर दिया जाएगा, मैराथन भी ला दी जाएगी जिससे आपका रिवीजन आराम से हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।